स्वागत है सभी लोगों का आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इंटरनेशनल अफेयर्स की एक सीरीज शुरू करी है जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहे हैं, और इसी क्रम में मैंने आपको चाइना से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए जिसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग ऑफ पल्स को अच्छी तरीके से क्लियर किया था। हम लोगों ने CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को क्लियर किया था। हम लोगों ने चाइना की जो OROB पॉलिसी है, वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव, इसको भी क्लियर किया था। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि चाइना की ये जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है इंक्लूडिंग नियो कोलोनियलिज्म, इसको हम काउंटर कैसे कर रहे हैं। तो इसको काउंटर करने का जो तरीका है वो है क्वाड। और आज हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट होगा वो होगा क्वाड। करंट अफेयर्स की दृष्टि से क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं उनमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्वाड का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो इसलिए आपको क्वाड के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से और बारीकी से क्लियर होने चाहिए। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं क्वाड के बारे में। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्वाड। क्वाड का मतलब क्या होता है? तो क्वाड का मतलब होता है 4। कौन 4? USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये 4। इन चारों कंट्रीज को मिलाकर के बनता है क्वाड। क्वाड का जो विचार है ये पहली बार वर्ष 2007 में जापान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे के दिमाग में आता है। क्यों आता है? क्योंकि अगर आप जापान और चाइना की लोकेशन को देखेंगे तो इनके जो मराइन बॉर्डर्स हैं ये आपस में टच करते हैं। येलो सी के एक तरफ जापान है और एक तरफ चाइना है। जापान सी, येलो सी, ये सब चाइना और जापान की डिस्प्यूटेड टेरिटरीज के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो उस समय जापानीज इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज बहुत हाइपर थी। जापान ने चाइना के मंचूरिया पे कब्जा किया हुआ था, चाइना को घुटनों पे ला दिया था। तो जापान और चाइना की ये जो दुश्मनी है ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। और इसके बाद चाइना में माओइज्म आ गया, माओ त्से तुंग की गवर्नमेंट बन गई और वो जापान के ऑपोजिट हो गए। आज चाइना में कम्युनिस्ट शासन है और जापान के अंदर डेमोक्रेसी है, हालांकि वो मोनार्कियल डेमोक्रेसी है। तो आइडियोलॉजिकल क्लैशेस भी हैं। साथ ही साथ मैं आपको साउथ चाइना डिस्प्यूट, OROB और स्ट्रिंग ऑफ पल्स डिस्कस कर चुका हूं। तो आपको यह क्लियर होगा कि चीन का विवादों से पुराना नाता रहा है। शिंजो एबे के मन में ये जो विचार आता है, ये विचार से उस समय के USA के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज W बुश, वो भी इत्तेफाक रखते थे। लेकिन इसी बीच सत्ता परिवर्तन होता है और बराक ओबामा सत्ता में आते हैं। बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन शिंजो एबे के काफी करीबी माने जाते थे और इधर इंडिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर के इन लोगों ने क्वाड के एक कॉन्सेप्ट को लेकर के आए थे कि हम चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को काउंटर करेंगे। लेकिन आप कह सकते हैं कि ठीक तरीके से बात नहीं बन पाई या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं निकल करके आ पाया, तो ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन इस चित्र को देखिए, और ये बहुत हिस्टोरिकल पिक्चर है। ये हिस्टोरिकल पिक्चर है आसियान 2017 की। फिलीपींस मनीला के अंदर ये आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था। 2007 में पहली बार क्वाड का कॉन्सेप्ट आता है शिंजो एबे के दिमाग में, और 10 साल बाद मनीला में यहां पर ये 4 नेता जो आपको नजर आ रहे हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मैल्कम टर्नबुल हैं, जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे हैं, इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और USA के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन चारों लोगों ने मिलकर के मनीला में एक ऐसा सामंजस्य बनाया, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाया कि नहीं, हमें क्वाड को री करना चाहिए। और अगर क्वाड री होता है तो जहां पर यह कसम खाई जा रही है बैठ के, वो जगह चाइना के नाक के नीचे है। चारों लोगों के अंदर आइडियोलॉजिकल यूनिफॉर्मिटी बन जाती है।
सामंजस्य बन जाता है और ये चारों लोग मनीला में बैठ करके, यानी कि साउथ चाइना सी में ही बैठ करके और चाइना के खिलाफ एक गठबंधन तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वाड है वो रीस्टैब्लिश हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्वाड है क्या? क्वाड के माध्यम से इन चारों देशों को करना क्या है? तो क्वाड के माध्यम से इनको स्ट्रेटेजिक डायलॉग करने हैं, रणनीतिक संवाद करने हैं। रणनीतिक संवाद किसको लेकर करने हैं? चाइना को लेकर करने हैं। जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल ऑर्गेनाइजेशन, बायलिटरल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। फॉर एग्जाम्पल आसियान। तो आसियान क्या है? साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उनका एसोसिएशन है। सार्क क्या है? रीजनल कॉरपोरेशन है। अगर आप G10, G8 या G3 या G15 या G20 को देखें तो ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ इकोनॉमीज हैं। तो प्रत्येक संगठन का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कुछ ना कुछ मोटिव होता है, कुछ ना कुछ ध्येय होता है। जी जितने भी संगठन हैं, चाहे वो G3, G5, G8, G10, G15, G20 या G40 हो, तो इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, इसलिए ये एक प्लेटफॉर्म पर आए। सार्क क्यों आए? ये रीजनल कॉरपोरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आए। आसियान क्यों आए? इन्हें एक एसोसिएशन बनाना था, इसलिए आए। बिम्स्टेक किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, तो सभी ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एक ध्येय होता है, उद्देश्य होता है। तो इसलिए कभी आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब पहले से एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है तो नए ऑर्गेनाइजेशन को लाने का क्या औचित्य है। तो औचित्य है क्योंकि उसका एक स्पेशल फोकस होएगा। और यहां पर जो क्वाड का स्पेसिफिक फोकस है वो है स्ट्रेटेजिक डायलॉग, रणनीतिक साझेदारी। रणनीतिक साझेदारी में क्वाड का उद्देश्य है चीन के खिलाफ नीतियां नहीं बनाना है, हमें ऐसी नीतियां बनाना है, ऐसी रणनीति बनानी है कि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को रोका जा सके। एक बार जरा फिर से आप क्वाड के इस ग्रुप को देखिए तो आप पाएंगे कि सेंटर में आपको चाइना नजर आता है और एक साइड पर यूएसए, एक साइड पर जापान, एक साइड पर ऑस्ट्रेलिया और एक साइड पर इंडिया नजर आता है। और इस मैप में ये जो चारों कंट्रीज आपको दिख रहे हैं, इनके बीच में स्टैंड करता है चाइना। और चाइना के ठीक नीचे वो रीजन है जो कि डिस्प्यूटेड है और उस रीजन का नाम है इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब क्या है? जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनके राइट साइड का जो पार्ट है वो है पैसिफिक ओशन, उसके लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो है इंडियन ओशन और इसके बीच का रीजन, विवादों का केंद्र मलक्का, मैं आपको पीछे बता चुका हूं। तो यहां पे आपने क्या देखा कि चारों तरफ से चाइना को अगर हम लोग रोक के रखेंगे, काउंटर करके रखेंगे, तो इसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो यहां पर चीन के खिलाफ कोई नीति नहीं बनानी है, बल्कि चीन को गलत करने से कैसे रोका जाए, अधिशेष विस्तार करने से कैसे रोका जाए, नियोकोलियोनिज्म को फैलाने से कैसे रोका जाए, इसके लिए रणनीति बनानी है। देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी, देयर इज स्ट्रेटजी। तो इसलिए अगर किसी के मन में ऐसी कोई गलत फहमी है कि क्वाड इज अ कॉन्स्पिरेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है। क्वाड इज अ स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे स्ट्रेटेजी बनानी है। अगर हमें का मतलब इंडिया को ऐसा कोई कॉन्स्पिरेसी करनी होती, ऐसा कोई किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र करना होता, तो हम क्वाड कभी ना बनाते। हमारे पास बहुत आसान सा एक रास्ता था नेटो फोर्सेस में शामिल हो जाने का। आज से नहीं, पिछले 20 सालों से इंडिया के पास लगातार ऑफर्स आ रहे हैं कि नेटो फोर्सेस में शामिल हो जाइए, नेटो में आ जाइए और इंडिया की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लेकिन अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आर्टिकल 51 जो क्या कहती है, टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी।
जब हमें शांति की बात करनी है तो हम किसी भी हिंसक संगठन के सदस्य नहीं बनेंगे। ना कल बने थे, ना आज बने हैं, ना भविष्य में बनेंगे। नाटो एक हिंसक संगठन है, हम कभी उसके मेंबर नहीं बने। लेकिन जब हम क्वाड की बात करते हैं तो क्वाड एक हिंसक संगठन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग है जो कि 4 देशों के बीच में हो रहा है। अब यहां पर सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है क्या? तो यहां पर सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है मिलिट्री एक्सरसाइज। अगर चाइना को यह लगता है कि वो ग्लोबल पावर है और वो किसी भी कंट्री को काउंटर कर सकता है या किसी भी कंट्री को परेशान कर सकता है या किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे सकता है, तो हम चाइना को यह बता देना चाहते हैं कि अगर हम चारों कंट्रीज एक हो गए और एक प्लेटफॉर्म पर आ गए तो चाइना अपने मिशन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्वाड मेंबर्स का एक प्लेटफॉर्म पर आ जाने का मतलब है दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स। यहां पे इन 4 में से अगर केवल 2 देशों को ही ले लिया जाए, इंडिया और यूएसए, और अगर इन दोनों देशों की मिलिट्री फोर्सेस आपस में मिल जाती हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स हो जाएगी। यहां पे अभी ऑस्ट्रेलिया और जापान को तो जोड़ा ही नहीं गया है। तो जब ये चारों देशों की मिलिट्री फोर्सेस आपस में मिलेंगी और एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएंगी तो उस डिप्लोमेटिक रिलेशन को कहा जाएगा मिलिट्री एक्सरसाइज। व्हाट इज मिलिट्री एक्सरसाइज? ये सैन्य अभ्यास क्या होता है? मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक देशों के सैनिक एक जगह पर मिलते हैं तो एक दूसरे के युद्ध करने के तौर तरीकों को सीखते हैं, एक दूसरे के हथियारों की जानकारी जुटाते हैं, एक दूसरे के कंट्री के क्लाइमेटिक कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि मेरी डिफेंस फोर्सेस के पास कुछ ऐसी चीज ना हो जो आपके पास है, हो सकता है कि आपकी डिफेंस फोर्सेस के पास कुछ ऐसी चीज ना हो जो मेरे पास है। तो ऐसे वॉर इक्विपमेंट्स का, वेपन्स का, टेक्नोलॉजी का, स्ट्रेटजी का आदान प्रदान करने का नाम है मिलिट्री एक्सरसाइज। और ये आदान प्रदान, ये इंटरचेंजमेंट क्यों किया जा रहा है? ये इंटरचेंजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कभी कोई वॉर लाइक सिचुएशन आती है या कोई ग्लोबल वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो इन देशों के सैनिकों को एक दूसरे के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। वो पहले से ही एक दूसरे को जानते पहचानते हैं और एक दूसरे की वॉर टैक्टिक्स समझते हैं। तो यहां से यह बात भी सिद्ध होती है कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज होगी वो केवल फ्रेंड कंट्रीज के बीच में होगी, वो एनिमी कंट्रीज के बीच में तो नहीं होगी। तो बिल्कुल सही बात है। तो अगर क्वाड के नाम पर यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया चारों मिलकर के मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये फ्रेंड कंट्री हुए। जी हां, ये फ्रेंड कंट्री हैं। तो क्या इंडिया किसी और के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करता है? करता है, बिल्कुल करता है। इंडिया थाईलैंड के साथ भी करता है, नेपाल के साथ भी करता है। इंडिया करता तो चाइना के साथ भी है, इंडिया करता तो श्रीलंका के साथ भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, जापान के साथ भी है, फ्रांस, ब्रिटेन, सबके साथ इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज करता है क्योंकि हमारा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन यहां पर केवल एक्सरसाइज से काम नहीं चलना है, यहां पे एक अलग तरीके की डिप्लोमेसी भी चाहिए, एक अलग तरीके का डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर भी चाहिए। तो ये जो एक मिलिट्री डिप्लोमेसी हम लोगों ने तैयार करी, इस मिलिट्री डिप्लोमेसी को कहा गया मालाबार। और मालाबार युद्ध अभ्यास या मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर साल में एक बार क्वाड मेंबर्स आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के युद्ध के तौर तरीकों को सीखते हैं, एक दूसरे को वॉर लाइक सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन या चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को रोकने के लिए तैयार करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो क्वाड का जो सिद्धांत है ये 2007 में ही आ जाता है, लेकिन मैं बात करूंगा जब ये रीस्टैब्लिश होता है तब से। और इसका जो रीस्टैब्लिशमेंट है वो 2017 में होता है।
तो जाहिर सी बात है मालाबार युद्ध अभ्यास 2017 में हुआ होगा। तो जी हाँ, ये 10th to 17th ऑफ जुलाई 2017 को हुआ था चेन्नई और विशाखापट्टनम के कोस्ट पर, यानी कि बे ऑफ बंगाल में। चारों देशों की डिफेंस फोर्सेस ने इसमें हिस्सा लिया था और चीन को एक कड़ा संदेश दिख गया था कि अब अगर आपने तिरछी निगाहों से देखा हमारी तरफ तो ये चारों फोर्सेस आपके लिए तैयार हैं। इसी तरीके से 2018 में ये 7th to 16th ऑफ जून हुआ था गुआम में। और गुआम कहाँ पर है? फिलीपीन सी। फिलीपीन सी की अगर स्ट्रेटेजिक लोकेशन को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि फिलीपीन सी साउथ चाइना सी के एकदम बगल में है। और अगर इससे थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे आप तो यहाँ पे ईस्ट चाइना सी आपको नजर आ जाएगा। और अगर गुआम में जाकर के कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करता है तो वो मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना की नाक के नीचे हो रही है। तो यहाँ से और कड़ा संदेश दिया गया था। और यहाँ पे इंडिया के जो वॉर नेवल शिप्स हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया था। इसी तरीके से 2019 में 26 ऑफ सितंबर से लेकर के 4 ऑफ अक्टूबर तक ये मालाबार युद्ध अभ्यास होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। कहां पर? अगेन बे ऑफ बंगाल में। इसी तरीके से 2020 में 3 से लेकर के 6 नवंबर के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ था। कहां पर? अगेन बंगाल की खाड़ी में, विशाखापट्टनम के पास। अब अगर मैं वर्ष 2021 की बात करूं कि आज का करंट स्टेटस क्या है, तो जी हां, वर्ष 2021 में ये मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुई है ये 7 ऑफ मार्च को हुई थी। कहां पर हुई थी? अगेन बे ऑफ बंगाल में हुई थी। और इस मिलिट्री एक्सरसाइज की एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें फ्रांस ने भी हिस्सा लिया था। क्यों? क्योंकि चाइना से हम अकेले नहीं हैं जो परेशान हैं, सारी दुनिया परेशान है। और फ्रांस इंडिया का फ्रेंड कंट्री है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रॉन, वो भारत के बहुत करीबी माने जाते हैं। ये रीजन था कि फ्रांस ने भी इस मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो 2017 से लेकर के आज 2021 तक की ये कहानी यहाँ पे पूरी क्लियर हो जाती है। क्वाड क्या है, क्वाड के बनने का रीजन क्या था, क्वाड को रीएस्टैब्लिश कब किया गया, क्वाड के स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स क्या हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए। और अब यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है कि क्वाड बहुत अच्छी तरीके से काम तो कर रहा था, लेकिन इसी बीच आपने 2020 में क्या देखा कि यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए। और यहां पर ट्रंप की सरकार जाने के बाद लोगों को यह लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब क्वाड फीका पड़ जाएगा, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्वाड को वैल्यू देगा कि नहीं देगा, यह भी एक चिंता का विषय था। तो इसलिए थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे ही बाइडेन प्रेसिडेंशियल ओथ एंड अफर्मेशन लेते हैं तो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर पहली विजिट पर, पहली फोन कॉल पर इंडिया से बात करते हैं। जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद ये जो छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स थी ये भी दूर हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही जो बाइडेन शपथ लेते हैं तो इनके फॉरेन मिनिस्टर पहली फोन कॉल, पहली जो विजिट करते हैं वो इंडिया के लिए करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट तो बदलते हैं लेकिन उनकी पॉलिसी नहीं बदलती है। तो इस तरीके से ये बात पूरी श्योरिटी के साथ कही जा सकती है कि क्वाड का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। हाँ, क्वाड के 4 मेंबर्स जो हैं इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे और ये एक दूसरे के अगेंस्ट कभी ना चले जाएं, ये एक चिंता का विषय रहता है। इसका रीजन है, और इसका रीजन ये है कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, जापान के अंदर मोनार्कियल डेमोक्रेसी है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मोनार्कियल डेमोक्रेसी है। तो इसलिए ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो बनी रहेंगी, लेकिन इतने लंबे समय तक अगर इन लोगों ने एक दूसरे से डायलॉग किए हुए हैं और फिर जाकर के इस नतीजे पर पहुंचे हैं तो ये बात बिल्कुल संभव है, बिल्कुल पॉसिबल है कि क्वाड का जो फ्यूचर है वो अच्छा है। और अब अंत में एक स्टेटमेंट यहां पर आता है और इस स्टेटमेंट को कहते हैं द सेकेंड कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। शीत युद्ध आखिर क्या है? 1950 के आसपास जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ था यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में, जो 1992 में सोवियत यूनियन के टूट जाने पर जाकर के खत्म हुआ था। तो क्या ऐसे ही किसी दूसरे वॉर की पॉसिबिलिटी है?
तो जी हाँ, पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये जो क्वाड के कॉन्सेप्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं सेकंड कोल्ड वॉर की झलक हमें दिखा रहे हैं। सेकंड कोल्ड वॉर से तात्पर्य है कि कोई किसी से लड़ेगा नहीं। कोई भी व्यक्ति जितना मजबूत होता चला जाता है वो युद्ध से उतना दूर होता चला जाता है, क्योंकि युद्ध के नुकसान तब ज्यादा होते हैं जब आप मजबूत बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए ऐसा लगता तो नहीं है कि कोई डायरेक्ट वॉर होगा, कोई मिलिट्री वॉर होगा, लेकिन ये जो तनाव है ये तनाव बढ़ता चला जाएगा। और तनाव बढ़ने की वजह से जो टेबल वॉर होते हैं, जो डिप्लोमेटिक वॉर्स होते हैं, जिसमें एक दूसरे कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर लिए जाते हैं, ऐसे वॉर्स को कोल्ड वॉर कहा जाता है। इस दुनिया ने अब तक केवल एक कोल्ड वॉर देखा है, और ये कोल्ड वॉर पूंजीवादी राष्ट्रों और समाजवादी राष्ट्रों के बीच में हुआ था, जिसका नेतृत्व अमेरिका और सोवियत संघ कर रहे थे। लेकिन अब ये दूसरे कोल्ड वॉर की जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो चाइना होगा। क्यों? क्योंकि चाइना को डिप्लोमेटिकली टैकल करने की जो कोशिशें थी वो अब पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। तो इसलिए जी हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है कि सेकेंड कोल्ड वॉर से रिलेटेड अगर आपसे कुछ भी कभी पूछा जाएगा तो आप उसको क्वाड से जोड़ करके उसका आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वाड के ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट फिनिश होते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था जिसके ऊपर आपको हमेशा नजर बना के रखनी चाहिए। मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज 2021 तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी पूरा साल आपके सामने पड़ा है। पूरे साल इस विषय के ऊपर कोई ना कोई चर्चा होती रहेगी। कोरोना पैंडेमिक के बाद, कोरोना खत्म हो जाने के बाद, कुछ एक कंट्री दुनिया में जो कि चाइना को सपोर्ट करते भी थे, अब वो भी चाइना के खिलाफ आ गए हैं। और साथ ही साथ इन दिनों आप देख रहे होंगे कि कोरोना डबल स्ट्रेन ले चुका है और बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इसलिए कोरोना जिस रफ्तार से पूरी दुनिया में फैलेगा, चाइना के प्रति नफरत भी उसी रफ्तार से पूरी दुनिया में बढ़ती जाएगी। उन्होंने तो सेफ साइड गेम खेल लिया और बहुत अच्छे से रह रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन बाकी सारे देशों की हालत बहुत खराब है। यहाँ पर इस पॉइंट का वैसे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज किया जाए तो जापान, यूएसए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों कंट्री हैविली इफेक्टेड है कोरोना से। तो ये भी एक रीजन है कि जो साउथ चाइना सी है वहां पर ये सब अपनी दमखम दिखाने में लगे हुए हैं कि कुछ भी हो जाए, किसी भी शर्त पर हम चाइना को यहाँ पर टैकल करके रहेंगे। तो इस तरीके से आज की मेरी बात यहाँ पे समाप्त होती है। क्वाड से रिलेटेड सभी चीज़ों को मैंने आपको बारीकी से डिटेल में बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, कोई समस्या है, तो आप ज़रूर बताइएगा, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। करंट अफेयर की ये सीरीज़ अब जारी रहेगी और बहुत ही जल्द जो इस वीक का करंट अफेयर है वो भी हम लोग लेकर के आ जाएंगे, तो उसको आपको तैयार करना होगा। ठीक है, तो आज की चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।